आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब अमीर डैड गरीब डैड के बारे में। हाँ, ये किताब तो मतलब पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी जानी मानी है। बिल्कुल। और कहते हैं कि ये सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स नहीं देती, बल्कि ये पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच बदलने की बात करती है। हमारे पास इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उनका एक विश्लेषण है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कियोसाकी खुद एक निवेशक है, एक उद्यमी है, और उनका जो मूल विचार है वो ये कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, पर पैसे को कैसे संभालना है ये नहीं सिखाते। तो मतलब ये जिम्मेदारी हमारी अपनी हो जाती है, और ये किताब इसी के इर्द गिर्द घूमती है। किताब शुरू होती है लेखक के अपने अनुभव से, है ना? उनके दो पिता। हाँ, दो पिता। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। वो पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे, पर हमेशा पैसे की तंगी में रहते थे। अच्छा। और दूसरे उनके दोस्त के पिता अमीर डैड, जिन्होंने शायद 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ, स्कूल ड्रॉप आउट थे। पर वो एक सफल व्यवसायी बने। तो यहीं से वो दिखाते हैं कि किताबी पढ़ाई और पैसे वाली सफलता, ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। तो ये सीधा सवाल उठाती है कि क्या पारंपरिक शिक्षा ही आर्थिक सफलता की गारंटी है? शायद नहीं। बिल्कुल। और बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, बात है पैसे को देखने के नजरिए की। अमीर डैड ने उन्हें असल में व्यवहारिक आर्थिक साक्षरता सिखाई। जैसे कि संपत्ति मतलब एसेट्स क्या होते हैं, देनदारियां यानी लायबिलिटीज क्या है, निवेश कैसे काम करता है। उनका एक बहुत ही सरल पर गहरा सिद्धांत था। हाँ, वो वाला के एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। बिल्कुल, एकदम सीधा सा फंडा। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर शायद यहीं पर मतलब ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। बिल्कुल। जैसे हम सोचते हैं कि बड़ी महंगी गाड़ी खरीद ली तो वो हमारी संपत्ति हो गई। हाँ, जबकि वो असल में अक्सर एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो जेब से पैसा निकालती है, उसकी ईएमआई, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस। सही पकड़ा, बिल्कुल। और ये जो छोटा सा दिखने वाला फर्क है ना, यही अक्सर लोगों की आर्थिक दिशा तय कर देता है। लोग चीजें खरीदते जाते हैं जो लगातार पैसा निकालती रहती हैं, और ये नहीं सोचते कि असली संपत्ति तो वो है जो पैसा बना कर दे। जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं एसेट्स के? जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर दे दिया, उससे किराया आ रहा है। हाँ। या फिर किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदे जिनसे आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। ओके। तो किताब इसी आर्थिक साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर देती है। बहुत ज्यादा। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाएं तो किताब एक और दिलचस्प बात कहती है कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम मत करो। हाँ, बल्कि सीखने के लिए काम करो। सीखने के लिए मतलब हासिल करने का एक मौका समझो। कैसी स्किल्स? जैसे सेल्स की स्किल, मार्केटिंग, अकाउंटिंग कैसे होती है, लोगों को मैनेज करना, लीडरशिप। ये वो स्किल्स हैं जो सिर्फ नौकरी में ही नहीं, बल्कि अगर आप कल को अपना बिजनेस शुरू करना चाहें या निवेश करना चाहें तो वहां बहुत काम आती हैं। कियोसाकी का तर्क ये है कि देखो, नौकरी आपको आज का बिल भरने में मदद करती है, ठीक है, लेकिन स्किल्स आपको भविष्य में संपत्ति बनाने में मदद करती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सीखने के लिए काम करने से घर चल सकता है? खासकर जब किसी पर जिम्मेदारियां हों, ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है, और किताब का मतलब ये कतई नहीं है कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। बात ये है कि जब आप नौकरी चुन रहे हैं तो सिर्फ सैलरी पैकेज ही ना देखें। अच्छा। ये भी देखें कि वहाँ सीखने को क्या मिल रहा है। हो सकता है शुरुआत में तनख्वाह थोड़ी कम हो, पर अगर आप कोई ऐसी स्किल सीख रहे हैं जो कल आपको बहुत आगे जा सकती है, तो वो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। एग्जैक्टली, ये एक लॉन्ग टर्म नजरिया है। आज सीखी हुई स्किल कल ज्यादा बड़ी कमाई का दरवाजा खोल सकती है या अपना बिजनेस शुरू करने का कॉन्फिडेंस दे सकती है। ठीक है, समझा। तो ये स्किल्स हासिल कर ली, फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है उन स्किल्स का इस्तेमाल करके एसेट बनाना, संपत्ति खड़ी करना। मतलब अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाना, जैसे रियल एस्टेट में निवेश करना, कोई प्रॉपर्टी खरीद कर किराए पर देना, या फिर स्टॉक मार्केट में अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदना, या फिर अगर हिम्मत है और आइडिया है तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। लक्ष्य ये है कि एक ऐसा सिस्टम बने जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप सारी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। लेकिन इसमें तो जोखिम भी है। बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में पैसा डूबने का डर तो होता ही है। बिल्कुल होता है, और किताब ये मानती है कि डर, खास तौर पर पैसा खोने का डर, सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा। हाँ, असफल होने का डर,
लोग क्या कहेंगे इसका डर। अमीर डैड वाली जो मानसिकता है वो जोखिम को समझती है, उसे मैनेज करना सीखती है और उसमें अवसर देखती है। और गरीब डैड वाली मानसिकता? वो सिर्फ सुरक्षा ढूंढती है और जोखिम से बचती रहती है। कियोसाकी कहते हैं कि ये कुछ वैसा ही है जैसे आप तैरना सीखना चाहते हैं पर पानी में उतरने से ही डरते रहते हैं। तो थोड़ा सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी माना गया है। तो मतलब कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही है। नहीं, ये तो पाठक की सोच पर, उसके माइंडसेट पर गहरा असर डालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही। ये अमीर कैसे बने की कोई शॉर्टकट रेसिपी नहीं है। ये पैसे के प्रति आपका पूरा नजरिया बदलने की बात करती है। इसका असली लक्ष्य है लोगों को उस रैट रेस से बाहर निकालना। रैट रेस? हाँ, मतलब वो जो अंतहीन चक्र है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा खर्चे करो, फिर और ज्यादा पैसों के लिए अगली नौकरी ढूंढो। और ये चलता रहता है। सही बात है, फंस जाते हैं लोग इसमें। हाँ। तो किताब आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पैसिव इनकम की बात करती है। पैसिव इनकम यानी ऐसी आमदनी जिसके लिए आपको हर रोज सुबह से शाम तक काम ना करना पड़े। बिल्कुल, ऐसी इनकम जो आपके बनाए हुए एसेट से आए, किराया, डिविडेंड, बिजनेस का प्रॉफिट, ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। तो एक किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है और अंत में एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है ना? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि असली आर्थिक सुरक्षा आखिर है क्या? क्या है? क्या वो एक सुरक्षित मानी जाने वाली नौकरी है जो आज तो है पर क्या वो हमेशा रहेगी, खासकर आज की बदलती दुनिया में? कह नहीं सकते। या फिर असली सुरक्षा लगातार सीखते रहने में है, जरूरत पड़ने पर जोखिम उठाने का साहस रखने में है और धीरे धीरे अपनी संपत्ति, अपने एसेट्स बनाने में है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, और शायद आज की अनिश्चित दुनिया में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। सोचने वाली बात है कि असल में अमीरी क्या सिर्फ एक बैंक बैलेंस है या फिर वो सोचने का एक तरीका है, एक माइंडसेट है।